वेलकम टू स्टडी वेस्ट। आज हम लोग जो है हिस्ट्री के पहले चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को देखेंगे। थोड़ा सा काफी बोरिंग टाइप का ये चैप्टर जो है बच्चों को लगता है, खास करके मुझे भी बोरिंग लगता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली आपको समझने नहीं होती और बेसिकली इररिलेवेंट होती है। मगर आप ये देखेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो आपके सिलेबस के अनुसार जो होता है इसमें बहुत ज्यादा जो है नंबर ऐड किए गए। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 10th क्लास के सिलेबस की हम लोगों ने बात की हुई थी। ठीक है, तो 10th क्लास के सिलेबस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया हुआ था कि कितने नंबर के सवाल जो है किस चैप्टर से आएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इसमें हर तरह से क्वेश्चन जो है अलग अलग है। इस बार ने सीबीएसई ने बहुत अच्छा जो है कहा जा सकता है कि उन्होंने सिलेबस लॉन्च किया है कि पहली बार जो है बच्चों को ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल जो है पूछे जाएंगे। इतना आसान ढंग से इस बार जो है सिलेबस तैयार हुआ है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप से जो होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे कि 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार जो हर बार होता नहीं है, बट इस बार जो दिया हुआ है कि आपको इजी वे में पढ़ लेना है। तो हम लोग बेसिकली शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर से जो है सवाल पूछे जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो होगा काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे कि आपको जो है मजा आएगा। ठीक है, जहां से जितने भी नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना होगी हम लोग उसको देखते चलेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल जो हैं बन सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे, ये देखना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप से कहा जाता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के सवाल। ठीक है, 20 में से आपको जो है कहा जा सकता है कि 20 में से आपको यहाँ से 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आप देखिएगा तो आपको बेसिकली मैप से हिस्ट्री से जो होता है 20 नंबर का आएगा, है ना। और इस 20 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, और 20 नंबर में से कहा जा सकता है कि बेसिकली 10th क्लास के सिलेबस में इस चैप्टर में, है ना, कितने नंबर से पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे जाएंगे कि 6 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इस 6 नंबर के सवाल में आपको हो सकता है कि ये वन वर्ड भी रहे, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है, मैप भी उसमें होगा, वो एक अलग चीज होती है ना। तो इस ढंग से आपको देखने को मिलेगी कि अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो होता है हिस्ट्री से 18 नंबर और प्लस 2 नंबर के मैप जो आपको चैप्टर नंबर 2 इंडिया साइज नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछे जाएंगे। और 18 नंबर के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं मैक्सिमम, या कहा जा सकता है कि 3 चैप्टर आपको ध्यान देने हैं, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 18 नंबर के लिए आपको बेसिकली क्या पढ़ना है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो आपको पढ़ना होगा इंडिया साइज ऑन लोके सॉरी नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इस बार नहीं पूछिएगा, तो आपसे मॉडर्न पूछा जा सकता है कि जिसे कहने का सेंस क्या होता है कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो यहाँ से आपको बेसिकली पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको 6 नंबर, यहाँ से आपका 8 नंबर, 14 नंबर, और यहाँ से 6 नंबर, 14 4 सॉरी 5 नंबर, और यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, और यहाँ पे आपको अलॉट किया जाएगा है कि यही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब आगे के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑफबीट की बातें हो गई। चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरे हिस्ट्री को। पहला पार्ट हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा पार्ट जो हम देखेंगे हम लोग जो है पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा शॉर्ट में उसको और ले जाने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में जो होगा वन शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे, जो बेसिकली क्या होगा कि वन शॉट रिवीजन में हम लोग जो है 10 या 15 मिनट की क्लासेस में पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग एक बार समराइज कर लेंगे, जो कि आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम होगा द नेशनलिज्म इन यूरोप।
ठीक है, तो यहां से हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक देखने को मिलती है कि यहाँ पे कि आपको एक ड्राइंग देखने को मिलेगी। तो ड्राइंग से आपसे क्वेश्चन कहा जा सकता है कि ये तो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग से जो है 1 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर के सवाल यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं, तो आगे वाले टॉपिक को देखिएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलिए इसमें अगर 3 नंबर का सवाल पूछेगा तो इसको समराइज करने के लिए पूछेगा कि इस पिक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है या इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी। बट उसके पहले जो 1 नंबर के जो सवाल इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देखेंगे। 1 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी ये डेट है ना। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम होगा वो होगा फ्रेडरिक सोरियस। ठीक है, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे यहाँ पे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट होगी इस पेंटिंग की नेम, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, इन चीजों को जो है बेसिकली क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपको राइज करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में ये पूछ दे, नाम पूछ दे या पेंटिंग की नाम पूछ दे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत होगी, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। फ्रेडरिक सोरियस जो है आप देख सकते हैं कि एक फिलोसफर है। कहाँ के, तो ये फिलोसफर है फ्रांस के, एक आर्टिशियंस भी हैं, अपना फिलोसफर भी है। उन्होंने क्या किया था कि जब नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा था पूरे सोसाइटी में या यूरोप में, तो उन्होंने जो है एक, कहा जा सकता है कि सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग, या कहा जा सकता है कि पेंटिंग से उन्होंने क्या किया था, नेशनलिज्म को विजुअलाइज किया था। ठीक है, जहां पे आप देखेंगे पूरा का पूरा आप डिटेल लिंक दे सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, किसमें पीपल ऑफ यूरोप के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, या अमेरिका, यूरोप एंड अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है। जो लोग क्या होता है कि मार्चिंग अ लॉन्ग ट्रेन एंड द इफोर्टिंग होमेज स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के थ्रू वो क्या करते हैं, वो पास होते हैं। जैसे वो लिबर्टी के पास पास होते हैं तो उनको क्या मिलेगी, तो उनको मिल जाएगा लिबर्टी, है ना। यानी एक तरह का बेसिकली क्या होता है कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपको जो है लिबर्टी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। इस पिक्चर के माध्यम से आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक लेडी है, इन्हीं को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जा सकता है ना। जैसे वो पिक्चर आप देखते हैं ना कि जैसे कि अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी है, वहां पे भी इसी तरह से एक मसाल लिए एक लेडी खड़ी होती है, बट उनके हाथ में क्या होती है कि एक बुक की कलेक्शन होती है। ठीक है, उस बुक के कलेक्शन को जो है बेसिकली जो है देखेंगे कि बुक के नाम पे भी आप देखेंगे कुछ कुछ जो चीजें होती हैं लिखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बुक में भी लगभग लगभग वही चीजें हैं। एक हाथ में मसाल है और दूसरे हाथ में जो आपको देखने को मिलेगी, तो एक चार्टर दिया गया। यहाँ पे चार्टर करने का मतलब होता है जिसपे कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हैं लिखे गए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप देखेंगे, दूसरी बात आप देख सकते हैं कि 1848 में जब सीरीज बनाई गई थी तो कुछ यहाँ से लोग क्रॉस कर चुके हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड उस समय तक ये आजाद हो चुके थे, उनको लिबर्टी मिल चुकी थी, तो उनको आजादी मिल चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1848 में फ्रांस जो होता है जस्ट पास करने वाला होता है, तो उनके लिए बस आसान है कि हाँ अब चलो ये लिबर्टी लेने वाले हैं, फ्रीडम हो जाएंगे, अब उनको आज़ादी मिल जाएगी, वोटिंग राइट वगैरह मिल जाएंगे, मेन एंड वुमेन सबको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आप देखेंगे दूसरे देश में बड़े हुए हैं। ठीक है ना, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस यहाँ से जस्ट क्रॉस कर चुका है। जर्मनी, इटली या अदर कंट्री जो है आप देख सकते हैं पूरे के पूरे लाइन लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे लोग जो हैं लाइन में खड़े हुए हैं। इनको देखने के लिए देख सकते हैं बेसिकली जितने हैं गॉड वगैरह हैं, या मान के चलिए कि जो अ, दैवीय शक्ति हैं, वो लोग भी उनको आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं कि चलिए हमारा आशीर्वाद है कि आप लोग क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाइए। तो इस तरह से उनका विजुअलाइजेशन था कि एक चीजें जो होती है मिलेंगी। तीसरा चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइटनिंग हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कलर आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक टूटी हुई संस्थान के जो मलबे बचे हुए हैं उनको दिखाया जा रहा है कि कैसे ये चीजें बची होती हैं।
तो अब उनका कहने का सेंस क्या आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं एब्सोल्यूट, यहाँ पे एक वर्ड दिखाई देगा कि एब्सोल्यूटिस्ट जो होते हैं, आपको दिखाई देगा कि इनके इंस्टीट्यूशन को तोड़ दे रहे हैं और उनके बदले में ये कहा जा सकता है कि एक नई, है ना, फ्रीडम या बेसिकली रिपब्लिकन टाइप की कंट्री जो है वो जो है आपको बनने को मिलेगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बात। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे वन हैंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इलाइटमेंट है, टॉर्च की इलाइटमेंट है, जहाँ पे आपको रोशनी मिलेगी, जहाँ पे आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं, आजादी को देख सकते हैं। दूसरे हाथ में क्या है, तो चार्टर ऑफ राइट है, जिस पे आप देख सकते हैं राइट इन द मैन है, राइट ऑफ द मैन। यहाँ पे वुमेन्स नहीं लिखा गया क्योंकि उस समय वुमेन्स को आजादी नहीं थी, इसलिए वुमेन्स का नाम नहीं आएगा, कि ओनली द राइट टू द मैन है वहाँ पे। और दूसरा बात करें, हमने जो मलबा की बात की थी, तो वहां पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट कहने का मतलब होता है कि इसको कहा जाता है निरंकुश, है ना। अब निरंकुश कहने का मतलब होता है कि ऐसी संस्थान जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जो मन करे वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल है ना। जैसे कि आप देखेंगे एजुकेटिव अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकती, उसके लिए जुडिशरी बना हुआ है। लेजिस्लेटिव अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकती, उसके लिए जुडिशरी बना हुआ है। जुडिशरी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती है क्योंकि उनके लिए लेजिस्लेटिव बना हुआ है। तो एब्सोल्यूटिस्ट करने का मतलब होता है कि जहां पे ऐसी संस्थान की हम बात कर रहे हैं कि जो लोग अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट। तो उनको खत्म किया गया, यानी उनके सेंस में एब्सोल्यूटिस्ट कौन होंगे, मोनार्च होंगे, है ना। दूसरा कौन हो सकते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा सामंत, है ना, जिनको फ्यूडल कहा जाता है। ये लोग होंगे जिनको सामंतवादी होते हैं कि ये अपने मन से करेंगे। कलर की बॉडी या बोल सकते हैं चर्च, ये एब्सोल्यूट्स होते हैं जिनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकता है। या हम लोग कंजर्वेटिव्स की बात करेंगे, वो लोग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन था बेसिकली फेडिक्स ओरियोस का। उनका था कि एक यूटोपियन कंट्री का बेसिकली कहा जा सकता है कि विजन था। यूटोपियन कहने का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जो इमेजिनेटेड इतनी प्योर है, जहां पे आपको किसी प्रकार का डिफ्रेंसिएशन नहीं है, हर किसी को आजादी है, हर कोई चाहता है कि अपने वो वैल्यूएशन को सोसाइटी में जी सकता है। तो ऐसी सोसाइटी का जो होता है, उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया था, ठीक है, कि एक इमेजिनेशन किया था कि जो बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि उस माध्यम से हम लोगों ने जब पहले बात कर ली थी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, उनको बेसिकली आज़ादी मिल गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांस, है ना, और बाकी जो दूसरे कंट्री होते हैं वो उनके पास आ रहे हैं और उनको क्या होता है कि आज़ादी बाद में मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि जर्मनी हो गया, फिर आप बात करेंगे तो वहां पे आपको इटली वगैरह जो भी चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली जानकारी क्या लेनी है, तो इस बेसिस के बारे में जानना है हमें नेशन क्या है, और नेशन स्टेट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चैप्टर थोड़ा सा इमेजिनेशन में है। ठीक है। और उसके बाद जो होता है हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली डीपली में पढ़ेंगे। यहां से आप बात कर सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए 1 नंबर के लिए सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे फेडिक्स ओरियोस 1848, और यहाँ पे आपका नाम, जो मतलब इस पूरे मैप का कहिए या पेंटिंग का कहिए जो नाम था, आप उसको याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर एक लाइन के लिए पूछी जाए, एमसीक्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर के लिए पूछी जाए, तो आप यहाँ से ये वर्ड भी आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड को पहले आजादी मिल चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 चीजें। अब आते हैं 1 नंबर के सवाल के लिए, जब आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ डिफिनेशन वगैरह याद रखने का, एब्सोल्यूट, यूटोपियन, ये नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नाम, वो भी 1 नंबर में सब्जेक्टिव में आ सकता है।
तीसरा क्वेश्चन जो हो सकता है कि यहां से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाएगा आपका नेशन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज नेशन स्टेट, या आपसे कहा जा सकता है कि मॉडर्न स्टेट्स। ये लगभग दोनों एक ही चीज माने जाएंगे और यहां से आपको देखने को क्या मिलेगी कि नेशन स्टेट्स के बारे में पहली बार अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो नेशन स्टेट में ही जुड़ा हुआ पार्ट है। आखिर ये नेशन वर्ड आया तो कहां से आया, है ना। नेशन जो होता है ऐसे ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं निकल के आई कि हाँ आप नेशन बोल सकते हैं। नेशन जो होता है कि एक तरह का कहा जा सकता है कि वो एक वर्ड था, एक इमोशंस थे, एक बातें थी जो लोगों को कहने का सेंस क्या होता है कि उसको यूनाइट करने की बात हो रही थी, है ना। अब याद करते हैं हम लोगों की पूरी स्टोरी। ठीक है, स्टोरी में ये रहेगी कि आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा और क्या क्या इसमें आगे आ सकता था, है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास में, ठीक है, तो नाइन्थ क्लास की अगर हम बात करें तो नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। उसकी कहानी कहां से थी, तो 1987 सॉरी उसकी कहानी जो थी, हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी हुई थी, ठीक है, तो उसकी कहानी जो है हम लोगों ने जो शुरुआत की हुई थी वो कहानी थी आपको 1789 में। यहां से कहानी हम लोग लेके चले गए थे 1815 तक, ठीक है। और 9th क्लास में कहाँ तक कहानी पढ़नी है वो याद रखिएगा कि 1815 से लेके 1848 तक की कहानी पढ़नी है। तो पीछे के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। 1789 से आप देखेंगे कि 1791, यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा दिया जाता है। यहाँ तक मोनार्च है, रिवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में कन्वर्ट किया गया। 1791 में क्या होता है, जेकोबिन क्लब आती है, उन लोगों ने विरोध किया, है ना, मोनार्च को हटा दिया। एब्सोल्यूट मोनार्च, उस मोनार्च के हटने के बाद क्या होता है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनती है, कब, तो 1792 के लास्ट में, दिसंबर के आसपास में जो होती है। फिर आप देखेंगे कि 1793 से लेके 94 तक, है ना, आपको क्या होता है कि रीजन ऑफ टेरर रहता है, जहाँ पे जेकोबिन क्लब के जो हेड थे, नाम था उनका मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर, उन्होंने लगभग बहुतों को जुलोटिन्स के थ्रू मार दिया था। इसके बाद आप देखेंगे कि 94 से लेके आपको 1804 तक ये अनस्टेबल टाइप की गवर्नमेंट रही, जहां पे कहा जा सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को डेवलप होने का समय मिला, ठीक है। क्योंकि इस समय के बीच में क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को स्ट्रांग करता है और 1804 में आके क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को राजा मान लेता है, पावर सब उसके हाथ में चली गई। अब पावर चली जाती है तो 1804 से लेके 1815 तक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट, है ना। लोगों को शुरुआती दौर में लगने लगा कि बहुत अच्छा है राजा बेचारा, हमारे लिए बहुत सारा काम करता है, बहुत सारे अधिकार लोगों को मिलने लगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिफॉर्म होने लगे, लोग खुश थे। फिर क्या होता है कि जब वो अपने लास्ट समय में आता है 1810 के अप्रोक्सीमेट, डेट तो नहीं लिखी गई है, बट लास्ट समय में क्या होता है कि जब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने की, वगैरह वगैरह, या यूरोप को कैप्चर करने की, वो आती है, टैक्सेशन वगैरह इंक्रीज होने शुरू हो जाता है, लोगों को फोर्सली रिक्रूट किया जाता है। फिर क्या होता है कि लोग उससे परेशान होते हैं और 1815 में क्या होती है कि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। अब हारने के बाद क्या होता है कि जो मोनार्च जो वगैरह थे, फ्यूडल थे, अब उनको मौका मिल गया कि नहीं भाई साहब, अब हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि 1789 से लेके 1815 तक, यानी 11 साल प्लस 15 साल, 26 साल के जो शासन थे वो पूरे के पूरे अनस्टेबल थे, जहां पे लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो अब मान लिया गया था कि नई जो परिवर्तन होने वाली अच्छी नहीं, है ना। अब इस परिवर्तन को खत्म किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, कंजर्वेटिज्म जो है लागू हो जाएगा, लोगों को फिर परेशानियां होगी। और यहां आप देखेंगे कि जब यूनिटी की बात आती है कि 1789 में जब लोग अलग अलग देशों में बटे हुए थे, तो इन्हीं लोगों को बेसिकली एक यूनिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले नेशन शब्द को इंप्रूव किया गया, है ना। हम बोल सकते हैं कि नेशन जो है फ्रांस वर्ड से आया हुआ था, कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं कि ये चीजें आखिर नेशनल जो वर्ड आया क्यों है।
है ना। कुछ डिफिनेशन वगैरह जो है आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है, आप उसको एक बार देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इसके बारे में क्या डिटेलिंग हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशन स्टेट का जो फंडा आता है यहीं से आता है, कि कहा जा सकता है कि एक तरह का स्टेट जहां पे आप बोल सकते हैं कि नेशन स्टेट वाज वन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली रूल कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। यानी कि कहने का सेंस होता है कि जैसे कि अगर एक कोई भी बड़ा सा देश है जहाँ पे रीजनल वैरायटी जो है अलग अलग होंगे, डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होंगे, डिफरेंट कल्चर, सोसाइटी, डिफरेंट कस्टम्स को मानने वाले लोग होते हैं। अब ये एक साथ आएंगे तो कैसे आएंगे, हर कोई अलग है। एक कहता है कि मान के चलिए मेरी कल्चर अलग है तो हम उसके साथ क्यों जाएंगे, दूसरा कहता है कि हमारी भी कल्चर अलग। तो इनको अगर अलग अलग हैं तो इनको एक साथ लाने की जिम्मेवारी होगी कि ये चीज बताना कि आप लोग की जो कॉमन आइडेंटिटी एक होनी चाहिए। और यही कॉमन आइडेंटिटी जो है उसको बोला गया कि आप लोग जो हैं एक सिटीजन है, किसके, तो नेशन के। तो नेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नेशन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसे एरिया को डेवलप करना जहां पे जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं वो क्या है, तो एक आइडेंटिटी में जुड़े हुए। आप किसी भी कस्टम के हैं, किसी भी आपके स्टेट के हैं, किसी भी रीजन के हैं, कोई भी आप बोली बोलते हैं, मगर क्या है, तो आप एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस की बात करेंगे तो अलग अलग कस्टम में बटा हुआ है, मगर आप क्या हैं, तो आप फ्रांस के सिटीजन्स हैं, है ना। और फ्रांस के सिटीजन्स मतलब क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटीज क्या है, तो फ्रांस है। तो इसी सेंस को डेवलप करने के लिए क्या किया गया था, नेशन स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार वर्ड आया नेशन, है ना। और यही नेशन से निकल के आता है नेशनलिज्म। तो यहां से एक सवाल आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म या व्हाट इज द नेशन स्टेट, 3 नंबर के लिए हो सकता है सवाल आ जाए, या आपसे 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट इज अ रीजन वेयर different culture and the different customs are demoralized, and on that particular place one single identity is promoted which can be, है ना, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, इट्स कॉल्ड एज द नेशन स्टेट। यानी आप देख सकते हैं कि आपका डिफिनेशन यहाँ पे आएगा, है ना। तो नेशन स्टेट इज द आइडेंटिटीज विच शुड बी डेवलप अमॉन्ग द पीपल्स टू डेवलप देयर सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द कंट्री, और इसी को कहा गया नेशन। और इसी चीज को हमें पढ़ना है कि कैसी है नेशनलिज्म, या आप बोल सकते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ नेशन जो है अलग अलग देशों में कैसे डेवलप होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है। चैप्टर बहुत इजी वे में है। आप देखेंगे कहानी जो होगी, आप पूरे चैप्टर को कहा जा सकता है कि 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कहानी फ्रांस की, कहां से, तो 1804 से लेके 1848 तक। इसके 2 फेज होंगे। 1804 से नेपोलियन बोनापार्ट का आना, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का जाना, 1815 से 1830 तक जब हम लोग कंजर्वेटिज्म की बात करेंगे, रूढ़िवादी की बात करेंगे कि कैसे जो नेपोलियन के जाने के बाद रूढ़िवादी लोग अपने आप को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, और 1830 से लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ी, और 1840 तक इसमें रिवोल्यूशंस कैसे कैसे बदले, कैसे रिवोल्यूशन चेंज हुआ, और इस तरह से फ्रांस आप देख सकते हैं सिंगल आइडेंटिटी में कैसे आया। ये चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। यहां तक बात खत्म होती है। अगली बात करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक को। सॉरी, ये गलती हो गई कि हमने इसको मिटा दिया, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पहला पार्ट हमें क्या पढ़ना है, फ्रांस, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली। दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है यूनिटी ऑफ नेशन या यूनिफिकेशन आप बोल दीजिए। तो यूनिफिकेशन हमें 3 केस में पढ़ना है, ठीक है। यूनिफिकेशन हमें पढ़ना है जर्मनी का, हमें पढ़ना है इटली का, और हमें पढ़ना है ब्रिटेन का। इससे आपसे ज्यादा डीपली सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे तो आसानी ढंग से इसको कर सकते हैं। तीसरा हमें पढ़ना होगा विजुअलाइजिंग द नेशन।
नेशन को कैसे विजुअलाइज किया गया था, क्या इम्पैक्ट पड़ा, और लास्ट जो है आपका इंपैरियलिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करते हैं। कल की जो टॉपिक रहेगी वो बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो फ्रांस से जो शुरुआत करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर मतलब मेरा मानना है कि 20-25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बने, कि आपको भी थोड़ा बोरिंग फील ना हो, या 10-15 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी की वीडियो जो है 25 मिनट से क्रॉस हो चुकी है। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, रखिए नहीं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, लाइक कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि हम फर्दर आगे वीडियो को बनाते रहें और आपके लिए हेल्प करते रहें, है ना। आपके सुझाव मोस्ट वेलकम है। हो सकता है कि कैमरा का फेसिंग हम लोग कर रहे हैं तो कुछ बातें जो होती है हो सकता है कि गलती हो जाए हमसे, और ये गलती हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक बार सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। और आप हमारे चैनल स्टडी बीस्ट को, है ना, थोड़ा सा प्रमोट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। बेस्ट विशेस फॉर यू, है ना, फ्रॉम योर फ्रेंड शशि। थैंक यू।